Hello students, myself Surender, your physics teacher, and you are watching Universal Education Point channel. Today's topic is RC coupled amplifier. Students, RC coupled amplifier को स्टडी करने से पहले मैं यहाँ पर ये मान के चल रहा हूँ कि आपको वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग सर्किट और सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के कंसेप्ट्स क्लियर हैं। सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर को जब हमने स्टडी किया था तो हमने ये कहा था जिस भी सर्किट के अंदर केवल अगर एक ट्रांजिस्टर को सिग्नल की स्ट्रेंथ को रेज करने के लिए यूटिलाइज किया गया है तो उस सर्किट को हम बोलते हैं सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। और आरसी कपल्ड एम्पलीफायर जो है वो सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर नहीं है। इसका मतलब आरसी कपल्ड एम्पलीफायर एक मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है जिसके अंदर एक या एक से अधिक सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर को मिलाकर जो हमारे पास बना है वो क्या है, आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। यानी कि आरसी कपल्ड एम्पलीफायर के अंदर दो या दो से अधिक सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर होंगे, एक ट्रांजिस्टर नहीं होगा। एक ट्रांजिस्टर जिस भी सर्किट के अंदर होगा उसको हम बोलते हैं सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। अब बात करते हैं हमें आरसी कपल्ड एम्पलीफायर की जरूरत क्यों पड़ी। आरसी कपल्ड एम्पलीफायर की जरूरत हमें इसलिए पड़ी अगर हम किसी भी सिग्नल की वोल्टेज लेवल को रेज करना चाहते हैं एक पर्टिकुलर लेवल तक, और इस प्रोसेस के अंदर अगर हमें दो या दो से अधिक सिंगल स्टेज एम्पलीफायर को कनेक्ट करना है तो उन दोनों को कनेक्ट कैसे करें। उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक मेथड बनाया गया। सबसे पहले वो मेथड क्या होना चाहिए, वो मेथड हमें इजीली उसको हम क्या कर लें, उस मेथड को इजीली समझ लें। उस मेथड को हम इजीली क्या कर लें, हम अंडरस्टैंड कर लें। वो मेथड क्या हो, इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। दूसरा, उस मेथड की कॉस्ट क्या हो, बहुत कम हो। अगर इन दोनों कंडीशंस को वो मेथड फुलफिल करता है तो हम उस सर्किट को क्या कर लेंगे, अडॉप्ट कर लेंगे। तो ऐसा ही कुछ आरसी कपल्ड की मेथड के अंदर देखने को मिला। तो आरसी कपल्ड एम्पलीफायर के ऊपर बात करने से पहले फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर और वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग सर्किट के कंसेप्ट्स को आप क्लियरली समझ लेना, तभी यह आर्टिकल समझ में आएगा। मैं आपसे बार बार एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं हर लेक्चर के अंदर कि इलेक्ट्रॉनिक्स के किसी भी लेक्चर को आप रेंडमली पिक करके स्टडी ना करें। इन लेक्चर को आप सीक्वेंस से स्टडी करेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आएंगे। चलिए बात करते हैं आरसी कपल्ड एम्पलीफायर के सर्किट के ऊपर। जो ये मैंने आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का जो सर्किट डायग्राम बना रखा है इसके अंदर हमने क्या कर रखा है, दो सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर को कनेक्ट कर रखा है। और कैसे कनेक्ट किया हुआ है उसी चीज को समझना है। जो ये फर्स्ट स्टेज का ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है, मीन्स ये फर्स्ट स्टेज की हमें जो आउटपुट मिलेगी, मीन्स ए सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की जो आउटपुट हमें यहां पर मिलेगी उस आउटपुट को कनेक्ट करना है हमें सेकेंड स्टेज के एम्पलीफायर के साथ। मीन्स फर्स्ट स्टेज की आउटपुट को हम क्या बनाना चाहते हैं, इनपुट बनाना चाहते हैं सेकेंड स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के। यानी कि हम जो फर्स्ट स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की आउटपुट है उसको किसके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, उसको सेकेंड स्टेज के जो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है उसके बेस के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, उसके बेस के साथ कपल करना चाहते हैं। और हम यहां पर
आरसी कपल्ड एम्पलीफायर के अंदर, सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के अंदर ट्रांजिस्टर के एसी बिहेवियर को एनालाइज कर रहे हैं, डीसी बिहेवियर को एनालाइज नहीं कर रहे हैं। डीसी बिहेवियर को एनालाइज हम कर चुके हैं, अभी मैं बात करूंगा। तो जब हम अगर ट्रांजिस्टर के एसी बिहेवियर को एनालाइज करेंगे तो हमें जो ये आउटपुट मिलेगी फर्स्ट स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की, उसका केवल एसी कंपोनेंट लेना है, यानी अल्टरनेटिंग कंपोनेंट लेना है, यानी एसी पार्ट लेना है, डीसी को ब्लॉक करना है, डीसी नहीं लेना है। और उस एसी पार्ट को हमें सेकेंड स्टेज के ट्रांजिस्टर के बेस के साथ कपल करना है। तो आप फिजिक्स के अंदर सर्च किया गया ऐसी कौन सी डिवाइस है जो कि एसी को तो परमिट करती हो और डीसी को ब्लॉक करती हो। तो ये सर्च करने के बाद पता चला कि ऐसी जो डिवाइस है वो क्या है, एक कैपेसिटर है। और कैपेसिटर का हम जानते हैं क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है। और कैपेसिटेंस क्या होता है, ये एक रेजिस्टेंस का काम करता है। रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों के दोनों क्या काम करते हैं, एक रुकावट पैदा करते हैं करंट के पाथ के में। मीन्स करंट को फ्लो करने से वो क्या करते हैं, रोकते हैं। दोनों का सेम काम है, एक एसी डिपेंडेंट है और दूसरा एसी डिपेंडेंट नहीं है। कैपेसिटर हमारा एसी डिपेंडेंट है, ये एसी को परमिट करता है, ये डीसी को परमिट नहीं करता है। कैसे, अभी बात करते हैं। कैपेसिटर का क्या होगा, एक रिएक्टेंस होगा। रिएक्टेंस क्या बोलते हैं हम, ये कैपेसिटर का क्या चीज है, रेजिस्टेंस है 2πfc दैट इज इक्वल टू 1/ωc। मैग्नीट्यूड की फॉर्म में हम ये लिखते हैं। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2πfc। ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। देखिए अगर मैं डीसी की बात करता हूं, ये डीसी को ब्लॉक क्यों करता है, तो डीसी के केस में फ्रीक्वेंसी जो सिग्नल की होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। अगर फ्रीक्वेंसी अगर 0 है तो ये रिएक्टेंस कैपेसिटिव जो कैपेसिटर का जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी। यहां पर देखिए आप, अगर मैं यहां पर 0 पुट करूंगा तो 1/0 वो कितनी बन गई, इनफाइनाइट बन गई। मीन्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस प्रोवाइड हो, ये कैपेसिटर जो है वो क्या प्रोवाइड करेगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। यानी कि करंट को आगे नहीं जाने देगा, यानी कि सर्किट को कैसा बना देगा, ओपन बना देगा। इतना ओपन बना देगा कि यहां से पीछे से आने वाली चीज आगे नहीं जाएगी, सारी की सारी चीज वहीं पर रुक जाएगी। रुकावट इतनी ज्यादा होगी कि आगे जा ही नहीं पाएगी। तो यहां पर इस केस में ये कैपेसिटर क्या करेगा, डीसी को तो ब्लॉक कर देगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या है, 0 है। तो डीसी को ब्लॉक कर देगा, आगे नहीं जाने देगा। लेकिन एसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, चेंज होती रहती है। तो चेंज होती रहती है तो ये एसी को क्या करता है, परमिट करता है। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, यानी कि हमें एक कैपेसिटर लेना पड़ेगा। और उस कैपेसिटर को मैं नाम दे रहा हूं सीसी। क्यों नाम दे रहा हूं, ये कैपेसिटर जो है, जो इसकी आउटपुट है उसको क्या करेगा, कपल करेगा, उसके कनेक्ट करेगा, उसको ज्वाइन करेगा। किसके साथ, सेकंड स्टेज के ट्रांजिस्टर के बेस के साथ। इसलिए ये मैं इसको क्या नाम दे रहा हूं, कपलिंग कैपेसिटर सीसी। यानी कि जो कोलेक्टर रेजिस्टेंस आरसी है उसके एक्रॉस जो हमें आउटपुट मिली है फर्स्ट स्टेज की, उसके एसी पार्ट को हम कपलिंग कैपेसिटर की हेल्प से कनेक्ट कर देंगे, कपल कर देंगे सेकंड स्टेज के ट्रांजिस्टर के बेस के साथ। तो यहां पर क्या आया, आरसी। इन दोनों, इसकी आउटपुट को इस कैपेसिटर ने क्या बना दिया, इस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की इनपुट बना दिया। तो इसको क्या नाम दिया गया, आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का नाम दिया गया। अब बात करते हैं हम इसकी वर्किंग पार्ट के ऊपर। वर्किंग पार्ट, ये वर्क कैसे करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखिए आप, अगर मैं सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की 2 मिनट बात करूं
ट्रांजिस्टर हमेशा कौन से रीजन के अंदर वर्क करता है, आपको मैं बता चुका हूं प्रीवियस लेक्चर के अंदर। ट्रांजिस्टर हमेशा एक्टिव रीजन के अंदर वर्क करता है। क्यों? ट्रांजिस्टर के 3 मोड ऑफ ऑपरेशंस होते हैं। नंबर 1 कट ऑफ रीजन, नंबर 2 एक्टिव रीजन एंड नंबर 3 सैचुरेशन रीजन। ऐसे हमने बात की थी, अगर आपको याद हो तो। ये कट ऑफ रीजन, इस ऐसे कुछ कट ऑफ रीजन, इसके बाद ये जो रीजन होता है ये एक्टिव रीजन और इस रीजन के इधर वाला सैचुरेशन रीजन, ये कट ऑफ रीजन और ये एक्टिव रीजन। हमें ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन के अंदर वर्क करवाना है, ना तो कट ऑफ रीजन के अंदर ना सैचुरेशन रीजन के अंदर। अगर हमें ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन के अंदर वर्क करवाना है तो सबसे पहले हमें ट्रांजिस्टर की प्रॉपर बाइसिंग करनी पड़ेगी। अब प्रॉपर बाइसिंग करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, इस ट्रांजिस्टर के ऑपरेटिंग पॉइंट को डीसी लोड लाइन के सेंटर के ऊपर हमें क्या करना पड़ता है, स्टेबल करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? हमें इस ट्रांजिस्टर को सबसे पहले एक्टिव रीजन के अंदर वर्क करवाना है। एक्टिव रीजन के अंदर वर्क करवाने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, इसकी प्रॉपर बाइसिंग करनी पड़ेगी, अभी बात करूंगा मैं। इसके बाद हमें इस ट्रांजिस्टर का ऑपरेटिंग पॉइंट यानी कि क्यू पॉइंट का सिलेक्शन करना होता है, और उसको कहां पर सिलेक्ट करते हैं हम, डीसी लोड लाइन के बिल्कुल सेंटर पॉइंट के ऊपर सिलेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? उसी पॉइंट के ऊपर हमें एक फेथफुल एम्पलीफिकेशन मिलती है, यानी हमें काम की एम्पलीफिकेशन मिलती है। फेथफुल एम्पलीफिकेशन का मीनिंग होता है उस पॉइंट के ऊपर जो आउटपुट सिग्नल मिलेगा हमें वैसा का वैसा मिलेगा जैसी इनपुट सिग्नल की शेप थी। मीन्स सिग्नल के अंदर कोई भी डिस्टोर्शन नहीं होगा आउटपुट सिग्नल के अंदर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इस ट्रांजिस्टर की एक्टिव रीजन के अंदर वर्क करवाने के लिए प्रॉपर बाइसिंग करनी पड़ेगी। सेकंड कंसेप्ट, हमें बाइसिंग करने के बाद ट्रांजिस्टर के ऑपरेटिंग पॉइंट को डीसी लोड लाइन के बिल्कुल सेंटर के ऊपर फिक्स करना है, स्टेबल करना है। उसको ना तो सैचुरेशन की तरफ शिफ्ट होने देना है, ना ही उसको कट ऑफ रीजन की तरफ शिफ्ट होने देना है। इसका मतलब ऑपरेटिंग पॉइंट को हमने स्टडी किया था, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, और वो टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन होता है, कलेक्टर करंट होता है। तो अब हमें ये दोनों कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए, जो कि हमारे पास बेस्ट सूटेड एक मेथड था, सबसे बेस्ट मेथड था, और वो कौन सा मेथड था, एक वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग सर्किट मेथड था, जिसके अंदर हमने ट्रांजिस्टर के डीसी बिहेवियर को एनालाइज किया था। अब मैं आपको बात करूं तो ये वाला जो मेरा डायग्राम है, यहां तक देखिए, यहां तक, ये सिर्फ यहां तक, इसकी भी मैं कैपेसिटी की बात नहीं कर रहा। R1, R2, RC, RE, यहां तक ये मेरा जो सर्किट है वो कौन सा है, ये एक वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग सर्किट है, जिसके अंदर R1, R2 इस ट्रांजिस्टर को प्रॉपर बाइसिंग प्रोवाइड करेंगे, और R जो E है, RE जो रेजिस्टेंस है, ये जो रेजिस्टेंस है ये ऑपरेटिंग पॉइंट को डीसी लोड लाइन के सेंटर के अंदर स्टेबल करता है। यानी कि ये जो RE रेजिस्टेंस है ये क्या करता है, जो हमारा कलेक्टर करंट है उसको टेम्परेचर इंडिपेंडेंट बनाता है। यानी कि कलेक्टर करंट के को क्या बनाएगा, टेम्परेचर के वेरिएशन से क्या बना देगा, इंडिपेंडेंट बना देगा। यानी कि मैं टेम्परेचर को इंक्रीज डिक्रीज करूंगा तो कलेक्टर करंट की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज नहीं करेगी, और वो कौन काम करता है, ये वो RE काम करता है। हम इसको स्टडी कर चुके हैं वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग सर्किट के अंदर। तो यहां पर RE का काम क्या है, ऑपरेटिंग पॉइंट को डीसी लोड लाइन के सेंटर के ऊपर स्टेबल करेगा। यानी कि R1, R2, RE का मेन क्या काम होगा, टू प्रोवाइड ए प्रॉपर बाइसिंग एंड टू मेक
ऑपरेटिंग पॉइंट स्टेबल। मीन्स ऑपरेटिंग पॉइंट को क्या बनाएंगे, स्टेबल बनाएंगे डीसी लोड लाइन के ऊपर। अब हम बात करते हैं इस सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की हर एक कंपोनेंट की। इसका मतलब ये जो पार्ट है ये तो हमें इस ट्रांजिस्टर के डीसी बिहेवियर को एनालाइज करवाएगा, और हम डीसी बिहेवियर को एनालाइज नहीं करना चाहते, हम एसी बिहेवियर को एनालाइज करना चाहते हैं। तो एसी बिहेवियर को एनालाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो डीसी पार्ट है वो इस इनपुट के अंदर और आउटपुट के अंदर, मीन्स ये जो सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर है इसके इनपुट के अंदर क्या ना हो, इंक्लूड ना हो। कौन इंक्लूड ना हो, डीसी कंपोनेंट। जो ये आउटपुट है इसका जो डीसी कंपोनेंट है वो इसके इनपुट में क्या ना हो, इंक्लूड ना हो। तो हमें क्या लेना पड़ा, रेजिस्टेंस लेना पड़ा। जो ये C1 रेजिस्टेंस लिया है, ये C1 रेजिस्टेंस क्या करेगा, इस सर्किट को आइसोलेट करेगा, सेपरेट करेगा। किससे सेपरेट करेगा, डीसी पोटेंशियल से सेपरेट करेगा। यानी कि ये जो डीसी बिहेवियर है, ये डीसी बिहेवियर इसको क्या करेगा, सेपरेट कर देगा। किससे सेपरेट कर देगा, कहां पर सेपरेट कर देगा, इनपुट सर्किट से सेपरेट कर देगा। और किस, इस ट्रांजिस्टर के बेस के साथ किसको कपल कर देगा, ओनली एसी कंपोनेंट को, एसी पार्ट को इस ट्रांजिस्टर के बेस के साथ क्या कर देगा, कपल कर देगा। डीसी को क्या कर देगा, ये ब्लॉक कर देगा। तो C1 का मेन पर्पज क्या होगा, इस ट्रांजिस्टर के इनपुट सर्किट को आइसोलेट करेगा डीसी पोटेंशियल से, और एसी पोटेंशियल को कपल कर देगा इस ट्रांजिस्टर के बेस के साथ। अब बात कर लेते हैं इस सीसी की। ये सीसी क्या करेगा, ये सीसी जो आउटपुट इस ट्रांजिस्टर की हमें इसके एक्रॉस मिली है उसके अंदर दोनों कंपोनेंट हैं, डीसी भी और एसी भी। तो हमें इस डीसी को ब्लॉक करना है, हमें केवल उस आउटपुट का एसी पार्ट को लेना है। यानी कि ये कैपेसिटर एसी को तो परमिट कर देगा और उसको क्या बना देगा, इसकी इनपुट बना देगा। तो ये कपलिंग कैपेसिटर क्यों नाम दिया गया इसको, क्योंकि ये कपल कर रहा है आउटपुट को, सेकंड की इनपुट बना रहा है। तो कपलिंग कैपेसिटर क्या करेगा, कपलिंग कैपेसिटर का मेन पर्पज भी यही होगा, इसकी जो आउटपुट है उसके डीसी पार्ट को ब्लॉक करते हुए, एसी को परमिट करते हुए उसको क्या बना देगा, इनपुट बना देगा सेकंड स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की। अब बात कर लेते हैं लगे हाथ सीई की। अब ये सीई की हमें क्यों जरूरत पड़ी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहां पर देखिए सीई भी एक क्या है, कैपेसिटर है। अगर मैं सपोज करूं यहां पर सीई को यूज नहीं कर रहा, मैं हटा देता हूं यहां से, सपोज करो ये मैंने यहां से डिस्कनेक्ट कर दिया। अगर यहां पर ये सीई नहीं लगा है तो जो मेरा आईसी आएगा, आईसी कौन सा, इमीटर करंट जो आएगा, एसी इमीटर जो करंट आएगा, क्योंकि मैं एसी सिग्नल दे रहा हूं, एसी यहां पर अप्लाई होगा। मैंने सपोज करो यहां से 5 मिली वोल्ट अप्लाई किया सिग्नल, 5 मिली वोल्ट का जो सिग्नल दिया, तो इस इनपुट के ऊपर यहां पर जो इन वीबीई है वो कितनी होनी चाहिए, 5 मिली वोल्ट होनी चाहिए। अगर उसके अकॉर्डिंग अगर यहां पर कुछ करंट फ्लो किया, करंट फ्लो करेगा, इमीटर करंट हम जानते हैं क्या होता है, इमीटर करंट दैट इज इक्वल टू IE IC IB प्लस IC, ये होता है। और ये अगर मैं एसी के अंदर ले रहा हूं तो स्मॉल को लूंगा, IE स्मॉल लूंगा, और डीसी के अंदर लूंगा तो मैं ये कैपिटल में, ये हमने इनकी एक सिंबल रिप्रेजेंटेशन दे रखी है। इसका मतलब मेरा जब आईसी इस रेजिस्टेंस के एक्रॉस फ्लो करेगा, मींस यहां से फ्लो करेगा, तो यहां पे वो रेजिस्टेंस क्या करेगा, उस रेजिस्टेंस उस करंट को फ्लो करने से रोकेगा। अगर रोकेगा तो करंट कैसे फ्लो करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यानी कि यहां पर वोल्टेज ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाए, वोल्टेज बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा इसके अक्रॉस।
अगर मैं ये कह रहा हूं मैंने ये नहीं लगाया, सपोज करो यहां पर वोल्टेज ड्रॉप कितनी हो गई, 1 मिली वोल्ट की हो गई, तो यहां पर जो 1 मिली वोल्ट की है तो वो बेस के ऊपर अब कितनी रह जाएगी, क्योंकि 1 वोल्ट तो यहां पे ड्रॉप हो चुकी है, तो बेस के ऊपर कितनी रह जाएगी, 4 मिली वोल्ट। अब 4, फिर यहां पर कुछ ड्रॉप हो गई बेस के ऊपर, फिर कितने बच गई, 3 मिली वोल्ट, फिर कुछ ड्रॉप हो गई, फिर कितने बच गई, 2 मिली वोल्ट। इसका मतलब अगर यहां पर वोल्टेज ड्रॉप होती रही तो वो इस ट्रांजिस्टर को क्या प्रोवाइड कर रही है, सिग्नल की स्ट्रेंथ को क्या कर रही है, वो कम कर रही है, एसी की सिग्नल की स्ट्रेंथ को ही कम कर रही है। इसका मतलब वो नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करने लग रही है, फीड सिग्नल को कर रही है, इस ट्रांजिस्टर को सिग्नल जो फीड हो रहा है उसकी स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली डिक्रीज होने लग रही है, तो वो आउटपुट में जो आउटपुट मिलेगी इसके, वो तो क्या मिलेगी हमें, डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ की मिलेगी। हम क्या चाहते हैं, यहां पर वोल्टेज ड्रॉप ना हो, तो हमने क्या किया, हमें एक ऐसा, क्योंकि हम एसी चाहते हैं एसी को, और एसी को कौन परमिट करता है, सिर्फ कैपेसिटर ही परमिट करता है, तो हमें एक ऐसा कैपेसिटेंस लिया जिसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू इस रेजिस्टेंस से बहुत कम हो, और कितना टाइम कम हो, इसकी वैल्यू, इसका जो रेजिस्टेंस है इसके मुकाबले में 10 टाइम कम हो, यानी कि इसकी पावर, जो रोकने की पावर है वो इसकी पावर से कितना कम हो, 10 टाइम कम हो। तो वो करंट क्या कर जाएगा यहां से, क्योंकि करंट को तो एक पाथ चाहिए, और पाथ कैसा चाहिए, जहां पर उसको रुकावट ना मिले, उस करंट हमेशा उस पाथ से फ्लो करता है। तो अब हमने इसको क्या कर दिया, यहां से एक एक्सी इसके एक्रॉस कनेक्ट कर दिया, तो अब हमारा एसी यहां से फ्लो कर जाएगा और हमारी सिग्नल नेगेटिव फीडबैक नहीं इस ट्रांजिस्टर को प्रोवाइड करेगा। तो ये हर एक सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर के अंदर हर का यही मेन रोल होगा। चलिए अब इसकी हम वर्किंग के ऊपर बात करते हैं। वर्किंग को हम क्या करना चाहते हैं, हम एसी सिग्नल की स्ट्रेंथ को क्या करना चाहते हैं, हम एम्पलीफाई करना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं, और इसको मैं स्टडी कर चुका हूं सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर पर। तो सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की वर्किंग के ऊपर जब हमने स्टडी किया था तो क्या किया था, व्हेन एसी सिग्नल इज अप्लाइड, यानी कि हम क्या करेंगे, यहां से एसी सिग्नल को इनपुट बनाएंगे, यानी कि एसी सिग्नल को क्या करेंगे, हम फर्स्ट स्टेज के ट्रांजिस्टर के एम्पलीफायर के बेस के ऊपर अप्लाई करेंगे। यानी कि जिस भी सिग्नल को मैं क्या बना रहा हूं, इनपुट बना रहा हूं, और उसको कपल कर रहा हूं फर्स्ट स्टेज के बेस के ऊपर, तो वो सिग्नल क्या होगा, एम्पलीफाई होगा बाय दिस सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के ऊपर। और मैं उसको समझा चुका हूं सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के अंदर कैसे वो एम्पलीफाई होता है, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। 50 मिनट का लेक्चर है, अगर उस 50 मिनट को यहां पर समझाऊंगा तो ये काफी लेंथी लेक्चर बन जाएगा। तो ये मैं क्या कहना चाह रहा हूं, वर्किंग को स्टडी करना चाह रहा हूं, और वर्किंग क्या कह रही है, अगर हम एसी सिग्नल को अप्लाई करेंगे तो वो एसी सिग्नल परमिट होगा C1 के थ्रू, और परमिट होने के बाद वो इनपुट बन जाएगा फर्स्ट स्टेज के ट्रांजिस्टर का। मीन अब वो क्या होगा, एम्पलीफाई होगा, और एम्पलीफाई होने के बाद मीन्स वो एम्पलीफाइड सिग्नल हमें किसके एक्रॉस मिलेगा, इस आरसी के एक्रॉस मिलेगा। लेकिन हमने ये देखा था, अगर इनपुट सिग्नल का मैंने इस शेप का दिया है तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, 180 का फेज डिफरेंस मिलेगा इनपुट और आउटपुट के अंदर। इसका मतलब यहां पर जो हमें आउटपुट सिग्नल मिलेगा वो उसका जो फेस मिलेगा वो क्या मिलेगा, रिवर्स्ड मिलेगा, उल्टा मिलेगा। अगर इसका पॉजिटिव है तो यहां पर नेगेटिव हाफ साइकिल मिलेगा, यहां पर नेगेटिव है तो वहां पॉजिटिव, यानी कि दोनों के इन आउटपुट और इनपुट के अंदर जो डिफरेंस मिलेगा वो कितना मिलेगा, 180 के फेज का डिफरेंस मिलेगा।
अब ये जो एम्पलीफाइड सिग्नल है, इस एम्पलीफाइड सिग्नल का केवल एसी कंपोनेंट इस कपलिंग कैपेसिटर की हेल्प से क्या कर दिया गया है, फीड कर दिया गया है, कपल कर दिया गया है, उसको इनपुट बना दिया गया है इस सेकंड स्टेज एम्पलीफायर का। तो अब वो सिग्नल फिर क्या होगा, एम्पलीफाई होगा, और एम्पलीफाई होने के बाद यहां पर वो सिग्नल फिर क्या होगा, अपीयर होगा, और कितने फेज के ऊपर फिर अपीयर होगा, 180 के ऊपर। इसका मतलब 180 यहां पर और 180 यहां पर, टोटल फेज डिफरेंस कितना हो गया, 360 डिग्री। तो यहां पर जो सेकंड स्टेज के ट्रांजिस्टर के एम्पलीफायर के आरसी के ऊपर मिलेगी हमें, वो एक एम्पलीफाइड सिग्नल मिलेगा, लेकिन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना मिलेगा, 360 डिग्री का मिलेगा। यानी दोनों की शेप कैसी मिलेगी, सेम फेज के अंदर मिलेगी, लेकिन एम्पलीफाइड मिलेगी। इसका मतलब जो यहां पर हमारा सेकंड स्टेज की आउटपुट है, उसको क्या कर दी गई है, कपल्ड कर दी गई है बाय सीसी के थ्रू, और वो किसके एक्रॉस हमने ले ली है, रेजिस्टेंस आरएल के एक्रॉस उसको नोट कर लिया गया है। और ये कैस्केडेड स्टेजेस हैं, और कैस्केडेड स्टेजेस के अंदर यहां पर ये इनपुट है वी आई है, सपोज करो, तो ये V1 है फर्स्ट स्टेज की इनपुट है, और ये फर्स्ट स्टेज के हमारे पास क्या है, आउटपुट है। फर्स्ट स्टेज की मैं इसको 1 बना देता हूं, ये हमारे पास फर्स्ट स्टेज की इनपुट है। तो इस एम्पलीफायर की वोल्टेज गेन कितनी मिलेगी, आउटपुट अपॉन इनपुट। अब ये जो आउटपुट है इसकी क्या बन गई है, इनपुट बन गई है। तो ये क्या बन गई यहां पर, ये आउटपुट यहां पर क्या बन गई हमारे पास, अगर मैं इसको यहां पर V1 ले लो, इसको V2 ले लो, तो ये V2 सपोज करो, इसको अगर आपको अच्छे से समझना है तो इसको 1 ले लो, इसको V2 ले लो, और इसको क्या ले लो मैं यहां पर V3 ले लो। तो हमारे पास A1 कितनी आनी चाहिए, वोल्टेज गेन ऑफ ए फर्स्ट स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, V2 अपॉन V1। सेकंड स्टेज की वोल्टेज गेन कितनी आनी चाहिए, हमारे पास V3 अपॉन V2। और ये दोनों कैसी स्टेजेस हैं, कैस्केडेड स्टेजेस हैं। इसका मतलब कैस्केडेड स्टेजेस के अंदर हमारा सिग्नल क्या हुआ, एम्पलीफाई हुआ, और ओवरऑल वोल्टेज गेन जो हमें मिलेगी, वो ओवरऑल गेन क्या मिलती है, वो प्रोडक्ट मिलती है किसका, इंडिविजुअल स्टेजेस की गेन का प्रोडक्ट हमें ये मिलती है। यानी कि ओवरऑल गेन क्या मिलेगी हमें, ओवरऑल गेन मिलेगी हमारे पास A1 मल्टीप्लाई A2, और ये कितनी मिलती है, V2 अपॉन V1 मल्टीप्लाई V3 अपॉन V2, ये मिलती है हमें। इसका मतलब हमारे पास सिग्नल एम्पलीफाई हुआ, और सिग्नल की जो वोल्टेज गेन थी वो हमें कंसिडरेबली इंक्रीज्ड होकर मिली। तो और इस केस में जो आउटपुट सिग्नल और इनपुट सिग्नल, अगर 2 स्टेज के ट्रांजिस्टर कनेक्ट हैं, केवल 2 ही ट्रांजिस्टर कनेक्ट हैं, तो हमेशा सेम फेज के अंदर मिलेगी। इसका मतलब अगर इवन नंबर ऑफ ए सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट में कनेक्ट हैं, तो हमें सेम फेज के अंदर सिग्नल मिलेगा, इनपुट एंड आउटपुट। अगर यहां पर ओड नंबर ऑफ ए सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर कनेक्ट हैं, तो हमें क्या मिलेगा, हमें ओड नंबर में मिलेगा। मींस हमें आउटपुट और इनपुट जो है वो आउट ऑफ फेज मिलेगी, सेम फेज के अंदर नहीं मिलेगी। इवन सेम फेज, ओड आउट ऑफ फेज रिवर्स्ड होकर मिलेगी। तो ये था आरसी कपल्ड एम्पलीफायर की वर्किंग एंड थ्योरी पार्ट। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस लेक्चर को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और अगले नेक्स्ट लेक्चर में इस आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स और बैंडविड्थ को स्टडी करेंगे। थैंक यू।